हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बायो सैवर्ट लॉ की हेल्प से एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर और उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में आपने बायो सैवर्ट लॉ पढ़ लिया। बायो सैवर्ट लॉ की हेल्प से हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लगभग सभी बोर्ड्स में इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर निकालेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लेते हैं। और मान लीजिए इस सर्कुलर लूप में आई करंट फ्लो हो रही है। साथ ही साथ इस सर्कुलर लूप की हम कुछ रेडियस कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए इसकी रेडियस हमने कंसीडर की हुई है स्मॉल आर। ठीक है, यानी अभी तक हमने जो किया है वो ये कि एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। आई करंट इसमें फ्लो हो रही है और इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है यूजिंग बायो सैवर्ट लॉ। देखिए, बायो सैवर्ट लॉ को यूज करने के लिए हम इस सर्कुलर लूप पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया डीएल लेंथ का। ठीक, इस पॉइंट पर चूंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर आर, और इस पोजीशन वेक्टर और एलिमेंट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है आप देख रहे हैं, एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जो बायो सैवर्ट लॉ में थीटा हम लिखते थे आई डी एल साइन थीटा, यहाँ उस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। और ये आप सर्कुलर लूप पर डीएल एलिमेंट कहीं भी कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम जब सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो हमेशा सरकमफ्रेंस के किसी भी एलिमेंट के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, चाहे डीएल एलिमेंट आप सर्कुलर लूप पर कहीं भी कंसीडर कर लें। अब बायो सैवर्ट लॉ यूज करते हैं। बायो सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, ठीक, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। चूँकि एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये बायो सैवर्ट लॉ की हेल्प से हमने एक्सप्रेशन लिख लिया। ये डीएल एलिमेंट की लेंथ की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, दैट इज राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। उस राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 की हेल्प से हम
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पर निकाल सकते हैं। देखिए, आप अपने राइट हैंड को इस तरह से फैलाइए, दाहिने हाथ थंब चारों फिंगर के साथ परपेंडिकुलर रहे, थंब को करंट पे रखेंगे, चारों फिंगर्स आप उस पॉइंट की तरफ रखेंगे जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ हो जाती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इसलिए मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ये इनवर्ड होगा। शॉर्ट में इसके लिए हम एक क्रॉस यूज कर लेंगे। क्रॉस का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। आप लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब क्या करेंगे? ये जो डीएल लेंथ का हमने एलिमेंट कंसीडर किया, ऐसे ही डीएल एलिमेंट बहुत सारे सर्कुलर लूप पर कंसीडर किए जा सकते हैं और उन सभी एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है और उन सभी मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके, जोड़ करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। आप अगर देखें जितने भी ये एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड ही होगी। चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब डायरेक्शन एक ही है सभी एलिमेंट की वजह से, तो हमें क्या करना होगा? सभी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना होगा या कहें सर्कुलर लूप पर इंटीग्रेट करना होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द होल सर्कुलर लूप V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I sin 90 की वैल्यू 1 R स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ DL। ये लाइन इंटीग्रल है, यानी पूरे सर्कुलर लूप पर लाइन इंटीग्रल। अगर सर्कुलर लूप की रेडियस स्मॉल r है तो जितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे उन सभी टुकड़ों को जोड़ेंगे तो सर्कुलर लूप की सरकमफ्रेंस बन जाएगी और सरकमफ्रेंस सर्कुलर लूप की 2 पाई r होती है अगर रेडियस r है तो, ठीक है। तो इसकी जगह हम यूज कर लेंगे 2 पाई r। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 2s are 4, r से एक r कैंसिल हो जाएगी पावर। तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अगर एक लूप की जगह यहाँ एक कॉइल हो, एक प्लेन कॉइल हो और उसमें कैपिटल N टर्न्स हों, तब ऐसे केस में जितने टर्न्स होते हैं हम उन टर्न से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा V इज इक्वल टू म्यू नॉट एम आई अपॉन 2r, ठीक है। यानी एक सर्कुलर लूप की जगह एक प्लेन कॉइल है और उस प्लेन कॉइल में कैपिटल N टर्न्स हैं, तो एक लूप की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r, फिर दूसरे लूप की वजह से इतना ही और होगा, फिर तीसरे लूप की वजह से इतना ही और होगा। तो इसी वजह से एन लूप की वजह से जितने मैग्नेटिक फील्ड्स आता है उन सबको ऐड कर देते हैं और टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ठीक है। तो बहुत आसान ये एक फार्मूला था ड्राइव करने के लिए। इसके बाद हम इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यानी एक रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस r है, जैसे यहाँ है, अभी तो हमने सेंटर पे निकाला है। अब हम इसकी एक्सिस पर निकालेंगे। एक्सिस का मतलब है ये इसकी एक्सिस, ये जो बाहर आ रही है, तो इस ई एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जब हमें एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तब हम इस लूप का प्लेन बोर्ड के प्लेन में नहीं रखते, क्योंकि अगर हमने लूप का प्लेन बोर्ड के प्लेन में रख दिया तो फिर एक्सिस बाहर की तरफ आ जाएगी या अंदर की तरफ जाएगी। तो ऐसे केस में वो हवा में पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2D बोर्ड है ना। तो फिर हम क्या करते हैं ऐसे केस में, इस सर्कुलर लूप के प्लेन को इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर कर देते हैं ताकि एक्सिस बोर्ड के प्लेन में आ जाए, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक
magnetic field at the axis of the current carrying circular loop। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला यहाँ से ड्राइव होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ड्राइव करने को बहुत आता है और इस पर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बनती हैं। ज़रा देखिए, ये हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया। इस समय इसका प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसकी रेडियस स्मॉल r है, सेंटर मान लीजिए O है और यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करना है। अब चूंकि ये करंट कैरिंग लूप है तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब इस तरह से करंट फ्लो हो सकती है या इस तरह से करंट फ्लो हो सकती है, यानी इस पॉइंट पर करंट बाहर की तरफ आ सकती है या इस पॉइंट पर करंट अंदर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक डॉट दिखा दिया और यहाँ एक क्रॉस दिखा दिया। ये डॉट इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि करंट बाहर की तरफ आ रही है और नीचे अंदर की तरफ जा रही है। नीचे बॉटम पॉइंट पर करंट अंदर गई और टॉप पॉइंट पर करंट बाहर की तरफ, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, यानी यहां से देखने पर क्लॉकवाइज है और इस साइड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। अब बायो-सावर्ट लॉ यूज करना है और बायो-सावर्ट लॉ यूज करने के लिए एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो एक डीएल लेंथ का एलिमेंट हमने बिल्कुल एक टॉप पॉइंट पर कंसीडर कर लिया। ठीक, और इस डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन समझ लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की पी पॉइंट पर। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ये राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, थंब को करंट एलिमेंट पर रखना है और चारों फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ कर देना है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। देखिए, ये रूल अगर आपने समझ लिया तो कहीं भी आप दिक्कत में नहीं आएंगे। ठीक, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इस राइट हैंड को मैं यूज कर रहा हूँ, चूँकि टॉप पॉइंट पर करंट बाहर की तरफ आ रही है तो थंब बाहर की तरफ आएगा, चारों फिंगर्स पी पॉइंट की तरफ रहेंगी, तो पोजीशन ये बनेगी। देखिए, ये दिखाई दे रहा है थंब, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पाम के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर डी, ये एंगल 90 डिग्री। मान लीजिए ये वाला एंगल फाई। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या किया हमने? राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 का यूज किया और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली एक ऐसे करंट एलिमेंट की वजह से जो करंट एलिमेंट बिल्कुल टॉप पर है और उसकी लेंथ dl है और उसकी डायरेक्शन हमें ये मिल गई। अब जरा बात मैग्नीट्यूड की कर लेते हैं। ठीक, मैग्नीट्यूड dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन करंट एलिमेंट से लेकर पी पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये x नहीं है ना r है, बल्कि ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी?
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स। अब बात आती है यहाँ पर थीटा क्या है। देखिए, इससे पहले जो हमने रिंग या लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, जरा एक बार यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये लूप है, ये सेंटर है, ये कोई करंट एलिमेंट मान लीजिए हमने कंसीडर किया, और ये एंगल 90, ठीक है। तो ये थीटा 90 डिग्री का था। अब हुआ क्या कि ये पॉइंट उठ करके बाहर की तरफ आ गया, एक्सिस पर आ गया, ठीक है ना। अब जब बाहर की तरफ ये पॉइंट आ गया, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये एक पेन मैंने यहाँ लगाया, ये ठीक है। अभी पोजीशन ये थी, ये करंट एलिमेंट है, ये पोजीशन है, दिखाई दे रहा है आपको इस तरह, ये पोजीशन, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री का है। ये करंट एलिमेंट, देखो ये इस पेन को मैंने टेंजेंट लगाया और ये पेन मैंने रेडियस वेक्टर की तरह यूज किया, तो ये एंगल 90 डिग्री का हुआ। अब हुआ क्या कि ये वाला जो पॉइंट है जो अभी सेंटर पे था, वो अब एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। अब ये एक्सिस पे आ रहा है, लेकिन ये एंगल तो 90 डिग्री का ही रहा, प्लेन बदल गया एंगल का। अभी ये बोर्ड के प्लेन में था, अब ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ठीक है, लेकिन एंगल 90 डिग्री का ही है, ठीक है। तो करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक्सिस पर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट के साथ अभी भी 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म कर रहा है। देखिए, इससे आप देख लीजिए एक बार, ये है, अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। तो करंट एलिमेंट जो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसके साथ 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करता है इस सिचुएशन में भी। तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये चीज़ हमसे खत्म होती है। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट। अब इस dv के दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है। अब जरा एंगल समझ लीजिए, ये एंगल फाई है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस फाई, और ये 90 है और ये 90 माइनस फाई, तो ये कितना होगा फाई। समझ में आ गया। जब ये एंगल फाई है तो dv का ये वाला कंपोनेंट होगा dv cos फाई, और एक्सियल कंपोनेंट होगा dv sin फाई। तो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट dv sin फाई और एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट dv cos फाई। अब क्या करेंगे, अब एक और एलिमेंट कंसीडर करेंगे जस्ट इसके अपोजिट, यानी सर्कुलर लूप पर जहां भी एलिमेंट आपने कंसीडर किया है उसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एक डीएल एलिमेंट और कंसीडर करेंगे उतनी ही लेंथ का। वो एलिमेंट अब बिल्कुल बॉटम पर आ जाए। इसकी वजह से भी जरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लीजिए भाई, ये एंगल फाई। फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, दाहिना हाथ इसकी चारों फिंगर्स थंब के साथ परपेंडिकुलर, थंब को करंट एलिमेंट पे रखना है अलोंग डायरेक्शन करंट, और चारों फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ कर देना है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये सिचुएशन देखो, थंब करंट के अलोंग गया, चारों फिंगर P पॉइंट के अलोंग चली गई, तो इस पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा।
dV। इस dV का भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। इसके भी दो कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाएंगे। ये एंगल फाई हो जाएगा, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो ये dV cos फाई और इधर वाला dV sin फाई। अब देखिए हुआ क्या कि जब हमने दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लिए तो dV cos फाई तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आया, जो कि कैंसिल हो जाएगा, जबकि dV sin फाई एक ही डायरेक्शन में आया, जो कि ऐड हो जाएगा। यानी अगर हमें सर्कुलर लूप की एक्सिस पर नेट या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें किसको इंटीग्रेट करना है, dV cos फाई को या dV sin फाई को। dV cos फाई तो सभी, जैसे इन दो टुकड़ों की वजह से पेयर में कैंसिल हुआ, ऐसे ही एक DL एलिमेंट यहाँ ले लोगे, एक उसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट ले लोगे तो उसकी वजह से कैंसिल। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे पेयर में कैंसिल कर देंगे। ऐड कौन से होंगे, dV sin फाई। इसलिए हमें किसको इंटीग्रेट करना है, dV sin फाई को। तो एक एलिमेंट की वजह से dV sin फाई है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें पूरी रिंग पर तो पूरी रिंग की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। V इज इक्वल टू इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल किसका, dV sin फाई, dV sin फाई। वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। V इंटीग्रल dl dV की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कांस्टेंट चीज़ों को आप बाहर ले लीजिए। V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर भी बाहर लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस टू पावर 3/2 और इंटीग्रल ऑफ DL, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ DL, एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ DL दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, दैट इज 2 पाई r। तो इसकी जगह आप लगा दीजिए 2 पाई r, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होके 2 बचेगा, तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इस टू पावर 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये एक सर्कुलर लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का। अब अगर आप देखिए x की वैल्यू को अगर 0 कर दिया जाए, x की वैल्यू को 0, हम वापस सेंटर पहुंच जाएंगे तो वही फॉर्मूला निकल आएगा जो इससे पिछले वाले अभी हमने टॉपिक में देखा था सेंटर पर। तो इफ x इज इक्वल टू 0 देन V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2 दैट इज आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, एक पावर बचेगी, तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखिए वही फॉर्मूला है जो हमने सर्कुलर लूप के सेंटर पर फॉर्मूला निकाला था। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने सर्कुलर लूप के सेंटर पर और एक्सिस पर बायो-सैवर्ट लॉ को यूज करते हुए ये दो फॉर्मूले ड्राइव किए। इनकी हेल्प से आप काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये डेरिवेशन भी सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियोस में अगर आप कोई क्वेश्चंस मुझे भेजते हैं तो पहले मैं उन न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको सेंड करूँगा, नहीं तो फिर मैं सीधे एम्पियर सर्किट लॉ से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।